हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का 7वां पाठ मेरे रजा साहब करने जा रहे हैं, जिसकी लेखिका हैं सुजाता बजाज। इस पाठ में बच्चों हमें जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बहुत ही मशहूर एक चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा साहब, उनके बारे में हमारी जो लेखिका हैं, जो लेखिका भी हैं और कलाकार भी हैं, जिनका नाम है सुजाता बजाज, इन्होंने रजा साहब की ज़िंदगी के, उनके व्यक्तित्व के मुख्तलिफ पहलुओं को इस पाठ में दर्शाया है। पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। दिया गया है हमारी जो सुजाता बजाज, जो हमारी लेखिका हैं, इनका जन्म 1958 में हुआ, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, देखो परिचय क्या दिया गया कि सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। प्रसिद्ध यानी कि फेमस, मशहूर चित्रकार यानी कि आर्टिस्ट, जो ड्राइंग करते हैं ना, आर्टिस्ट, चित्र बनाते हैं जो। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। वो कहाँ रहती हैं? कि हैं इंडियन, लेकिन वो कहाँ रहती हैं? अब पेरिस में रहती हैं। देखो इस पाठ में भी हमको बताया गया है कि जो हमारी लेखिका हैं सुजाता बजाज, वो इंडिया से पेरिस कैसे पहुंची, रजा साहब की बदौलत वो कैसे इतनी फेमस बनी, वो इस पाठ में हमको बताया गया है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती हैं। यानी कि जो भी ये चित्र बनाती हैं, जो भी ये मूर्ति कला करती हैं, उसमें भारतीय रंग, हमारी भारतीय संस्कृति का रंग जो है दिखाई देता है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। जैसे प्राचीन संस्कृति है, हमारे ट्रेडिशन है हमारा, उसकी छाप जो है इनके चित्रों में, इनकी मूर्तियों में नजर आता है। आपने यानी इससे समझ में आता है कि वो खुद कितनी अपने देश, उसकी संस्कृति, उसके ट्रेडिशन, उसके कल्चर से जुड़ी हुई हैं। कौन? हमारी लेखिका सुजाता बजाज जो है अब हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हैं वो, इसीलिए उनके चित्रों और उनकी मूर्तियों में भी वही सब हमें देखने को मिलता है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। यानी जब हम इनके चित्रों को देखते हैं तो उनकी कला को देखने के बाद उससे हमें यही समझ में आता है कि मतलब ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे जैसे उसमें हमें सादगी भी नज़र आएगी और रंगीनी भी नज़र आएगी, खुशी भी नज़र आएगी, गम भी नज़र आएगा। ठीक है, ये अब देखो इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो इन्होंने लिखा है। गणेश जी के चित्रों पर आधारित इन्होंने एक पुस्तक जो है प्रकाशित की है, तो वो जो है इनकी प्रमुख कृति है। अब इस प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यानी अपने विचार उनके, जब किसी एक इंसान जो हमारे ज़िंदगी में जिसका बहुत ही भाव होता है, बहुत ही असर होता है, तो उसके बारे में, उसके ख्याल में उन्होंने ये जो है पाठ लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति और कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। यानी ये पाठ में हमारे जो सुजाता साहब बजाज हैं, उन्होंने जो रजा साहब हैं उनके जो खास गुण हैं उसको जो है उन्होंने दर्शाया है। कैसे गुण? सर्वधर्म समभाव, यानी कि वो हर धर्म को मानते थे, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे, किस तरीके से मान देते थे। मानव मात्र से प्रेम, यानी इंसानियत से प्यार। युवा कलाकारों को प्रोत्साहन करना, यानी जो भी न्यू जनरेशन के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रेज करना, उनका प्रोत्साहन करना। उनकी जिज्ञासा वृत्ति, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको उभारना, और कृतियों के प्रति लगाव और काम के प्रति लगाव उनका कितना था, इन सारे गुणों को जो है इस पाठ में उन्होंने दर्शाया है कि रजा साहब जो है वो इन सारे गुणों के आदी थे।
इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं, यानी रजा साहब जो है वो एक सच्चे कलाकार थे, और एक सच्चा कलाकार किस तरीके का होता है, उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं, वो ये पाठ पढ़ने से हमें समझ में आता है, जो कि रजा साहब में थी। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं हम। मेरे रजा साहब। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। यानी कि 23 जुलाई को सुबह ही सुबह उनको खबर मिल गई कि रजा साहब नहीं रहे। नहीं रहे का मतलब उनका इंतकाल हो गया। और ये सुनते ही अब सुजाता बजाज, जिनकी ज़िंदगी में रजा साहब का एक ख़ास मुकाम था, एक ख़ास असर रखते थे वो उनकी ज़िंदगी में, तो उनके मरने की खबर सुनते ही जैसे पूरा ख्याल, जैसे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, अगर उसकी खबर मिल जाए मरने की, तो जैसे उसके साथ बिताए हुए जो सारे पल होते हैं, जो सारे दिन होते हैं, जो यादें होती हैं, वो पूरी दिमाग में छा जाती हैं। जैसे तो मानस पटल पर यानी कि दिमाग पर जैसे यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, अब याद आ गया उनको कि भाई पिछले फरवरी की ही तो बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति दर्शनी के लिए। उन्होंने जो किताब लिखी गणपति प्रदर्शनी के लिए, गणपति की प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन उनका जो लगा था, उसके लिए वो दिल्ली आई थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। यानी कि उस टाइम पर क्या हुआ कि वो ये सोच रही थी कि क्योंकि रजा साहब उनकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, उन्हीं की वजह से वो इतनी बड़ी कलाकार बनी थी, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद रजा साहब उनकी प्रदर्शनी यानी उनका जो एग्जीबिशन है उसके उद्घाटन के लिए, उद्घाटन करना यानी कि शुभारंभ करना, इनॉग्रेशन करना, तो अगर उसके उद्घाटन के लिए जो है, ओपनिंग के लिए अगर रजा साहब भले से व्हील चेयर पर, तब भी उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन अगर व्हील चेयर पर ही आ जाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता था। लेकिन क्या हुआ कि उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई, कुछ अलग ही वाकया पेश आया। उस रात रजा साहब सपने में आए। उस रात जो है जैसे ऐसा लगा उनको कि जैसे रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभ कामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। यानी देखो, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमें पहले से ही इल्हाम हो जाता है कि हाँ भाई कुछ गलत होने वाला है या कुछ, तो ऐसा ख्वाब इंसान को जो है वो उस तरफ मोड़ देता है, उस बात की तरफ। तो वैसे ही सुजाता जो है वो रजा साहब से बहुत जुड़ी हुई थी, बहुत लगी हुई थी। तो जब उन्होंने सोचा कि वे प्रदर्शनी के लिए किसी तरीके से रजा साहब आ जाएं, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन एक विचित्र बात हो गई। क्या विचित्र बात हो गई कि उसी रात उनके ख्वाब में रजा साहब आए, उसको उठाया, उनसे बातें की और शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं यानी दुआएं दी और कहने लगे कि सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। उसके बाद तो रुकना मुश्किल था, और उसके बाद जो है उनका रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने, यानी जब ख्वाब में ऐसा देख लिया तो फिर अब तो उनके सुजाता के लिए रुकना मुश्किल था। वो पहुंच गई उनसे मिलने के लिए। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे, शून्य की तरह, एक जीरो की तरह, यानी कि बगैर हरकत करते हुए, विदाउट मूवमेंट, वो जो है अस्पताल में लेटे हुए थे। मैं पहुंच गई उनसे मिलने, वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। यानी कि अब पिछले फरवरी में ही उनकी तबीयत इतनी नासाज चल रही थी कि वो, अब देखो ये बात कब की हो रही है, 23 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया, करेक्ट।
और ये बात कब की कर रही हैं, फरवरी की, ठीक है। यानी कुछ ही महीने पहले तक उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी और वो जो है अस्पताल में बिल्कुल विदाउट मूवमेंट लेटे हुए थे। और जैसे सुजाता को जो है एक इल्हाम होता है कि भाई रजा साहब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, जब वो ख्वाब में देखती है इस तरीके से कि वो उसे बुला रहे हैं तो बगैर किसी इसके वो जो है उससे मिलने चली जाती हैं। जब देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अस्पताल में बीमारी की हालत में लेटे हुए हैं बगैर हिले डुले, तो वो बस उनका हाथ छू कर और उन्हें अलविदा कहकर लौट आती है, क्योंकि वो बात करने की भी सिचुएशन में नहीं होते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। देखो अब यहाँ पर जो है हमारी सुजाता जी रजा साहब के बारे में बता रही हैं कि वो धर्म को कैसा मानते थे। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो सिर्फ कुरान ही पढ़ेंगे और सिर्फ नमाज ही देखेंगे और बाकी मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो हर मजहब को मानते थे और हर मजहब के नियमों को फॉलो करते थे। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ, यानी उनका जो अपना धर्म था उसके साथ साथ में वो हिंदू भी उतने ही थे। यानी कि जिस तरीके से हिंदू होते हैं, अगर कोई देख ले तो कहे अरे भाई ये हिंदू है, कोई ईसाई देख ले तो कहे भाई ये ईसाई है। तो इस तरीके से वो उन मजहबों की भी रिस्पेक्ट करते थे, उनको भी मानते थे। जो उनका स्टूडियो था उस स्टूडियो में गणपति की मूर्ति भी थी, क्रॉस भी था। क्रॉस किसकी निशानी है, क्रिश्चियंस की है। क्रॉस भी था, बाइबल भी रखी हुई थी, गीता भी रखी हुई थी, कुरान भी रखा हुआ था और उनकी माँ का एक फोटो जिससे जो ये दर्शाता है कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। गांधी जी की आत्मकथा, यानी कि वो गांधी जी को भी पसंद करते थे और उनके उसूलों को भी पसंद करते थे। वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, क्योंकि ये लोग पेरिस में हैं, ये लोग भारत में नहीं थे, ये लोग कहाँ थे, पेरिस में थे पहले। तो इस वजह से कहा गया है कि भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं यानी कि हार सब एक साथ रखा रहता था। सब वहां पर स्टूडियो में टेबल पर रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी कि वो मुसलमान, सैयद रजा साहब उनका नाम है, तो मुसलमान होने के साथ साथ में वो गणेश की भी पूजा करते थे और वो सुबह हर रविवार एवरी संडे वो जो है चर्च भी जाया करते थे। तो इससे पता चलता है कि धर्म को लेकर उनकी मान्यता कैसी थी, कि वो क्या मानते थे, उनकी सोच कैसी थी। वो जो है हर धर्म की रिस्पेक्ट करते थे, हर धर्म को मानते थे। ठीक है। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो S.H. रजा हैं। अब क्या हुआ कि अब देखो हमारी जो सुजाता जी हैं, जो हमारी लेखिका हैं, उनकी मुलाकात रजा साहब से कैसे हुई। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी थी, यानी कि एग्जीबिशन था, और वहां पर इन्होंने किसी को कहते हुए सुन लिया कि अरे भाई ये तो S.H. रजा हैं। S.H. रजा मतलब सैयद, बोलो, S.H. रजा यानी कि सैयद हैदर रजा। S.H. रजा का मतलब उनका पूरा नाम क्या था, सैयद हैदर रजा। तो ये तो वो हैं। अब मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। यानी कि ये जो है बिल्कुल एकदम सावधान हो गई, अटेंशन में आ गई, क्योंकि इनकी लिस्ट में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। एक्चुअल में जो हमारी सुजाता जी थी वो उस टाइम पर एक जर्नलिस्ट होते हैं जो न्यूज़ वगैरह के लिए रिपोर्ट्स लेते हैं, तो वैसा एक इंटरव्यू वो लेती थी। तो उनकी लिस्ट में उनको जिन जिन का इंटरव्यू लेना था वहां पर एग्जीबिशन में, उस लिस्ट में रजा साहब का भी नाम था। जैसे इन्होंने सुना कि अरे भाई ये रजा साहब हैं, तो ये वहां पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। उन्होंने जो है बड़े ही
अच्छे से उनको इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। यानी अब रजा साहब जो है इतने अच्छे से खुलूस से बात करने लगे कि बहुत सारी बातें हुई, और उसमें उन्होंने सुजाता से ही पूछ लिया इंटरव्यू लेते थे कि भाई आप और क्या क्या करती हैं। यानी इंटरव्यू तो ले रही है, जर्नलिस्ट तो है ही है, उसके अलावा आप और क्या क्या करती हैं। तो मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। यानी कि अब सुजाता ने अपना इंटरेस्ट बताया कि जर्नलिस्ट तो वो उसका प्रोफेशन है, ठीक है, लेकिन जो उसका शौक है, जो उसका कला है, वो क्या है कि वो एक कलाकार है और वो पेंटिंग भी करती हैं। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अब रजा साहब तो खुद एक आर्टिस्ट हैं और एक अच्छा आर्टिस्ट की कदर करता है, तो वो तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो मुझे तुम्हारा काम दिखाओ कि तुम कैसा करती हो, कैसे पेंटिंग करती हो। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले चलो पुणे। यानी कि अब सुजाता थोड़ी सी हैरान हो गई कि अब प्रदर्शनी तो कहाँ पर हो रही है। ये हमने पढ़ा ना, जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी हो रही है। अब वहां से अब बोलते हैं कि चलो भाई तुम्हारा काम देखें कि पेंटिंग कैसे करती हो, लेकिन पेंटिंग्स तो सारी इसकी पुणे में रखी हुई है। तो इस वजह से जो है उसने बताया कि ये कैसे हो सकता है कि मेरा काम तो पुणे में है। तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, चलो पुणे चलते हैं। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। इसका मतलब जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर थी? ताज होटल में। ध्यान आया, ताज होटल बम्बई में है ना। हाँ, तो वहां पर थी और वहां से टैक्सी लेकर अब वो कहाँ पहुंचे? पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि रजा साहब जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने सुजाता की पेंटिंग्स देखी और उससे कहा कि तुमको पेरिस आना पड़ेगा, तुम्हारा जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो बहुत उज्जवल है, बहुत ही रोशन है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। यानी कि वो जो भी काम करते थे वो बड़ी ही तन्मयता और लगन से करते थे। तन्मयता यानी कि एकाग्रता, लगन, तन्मयता का मतलब भी लगन ही है। एकाग्र यानी बिल्कुल जुट जाना, किसी भी काम में जो है पूरे तरीके से घुस जाना, पूरे तरीके से जुट जाना उस काम को करने के लिए। तो वो जो है अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेते थे, बहुत ही लगन से करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। यानी कि पेंटर तो थे, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखते थे, पेंटिंग के दौरान भी, और जब पेंटिंग हो जाए और उनकी पेंटिंग बिक जाया करती थी तो वो बिकी हुई पेंटिंग की पैकिंग भी वो उतनी ही दिलचस्पी से, उतनी ही लगन से करते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। अगर कोई बोलता कि अरे राजा साहब लाइए पैकिंग मैं कर देता हूँ, तो वो कहते थे नहीं, वो खुद उसे करते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। करीने से यानी कि सलीके से, बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बहुत ही सलीके से और बहुत ही धैर्य के साथ, सब्र के साथ। ऐसा नहीं कि घाई घाई में पैकिंग कर दिए, नहीं, बहुत ही सब्र के साथ, बहुत ही सलीके से वो पैकिंग किया करते थे। और क्या कहते थे? कहते थे लड़की ससुराल जा रही है। यानी कि उनकी जो पेंटिंग है उस पेंटिंग को वो कंपेयर करते थे एक दुल्हन से, कि जैसे एक दुल्हन ससुराल जाती है तो कैसे सजा धजा के उसको जो है अच्छे तरीके से विदा किया जाता है, तो बिल्कुल वो अपनी पेंटिंग्स को भी उसी तरीके से अच्छे से पैकिंग करके भेजा करते थे। उसे संभाल कर भेजना चाहिए, यानी अच्छे से भेजना चाहिए। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। यानी कि उनका हर काम, रजा साहब का हर काम, यानी कोई मामूली काम नहीं होता था। अगर वो पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें बड़ा एकदम सब्र से और अच्छे से उसको छोटी छोटी सी बारीकियों पर ध्यान रखते हुए कर रहे हैं।
जब पेंटिंग बिक जाती थी तो उसकी पैकिंग अगर कर रहे हैं तो वो भी बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से, बड़ी लगन से और बड़ी धैर्य के साथ करते थे। और अगर वो किसी को पत्र भी लिखते थे या कुछ और लिखने का काम भी करते थे तो उसमें भी उनका हर एक शब्द, हर एक पंक्ति नाप तौल कर, यानी बहुत ही जिसमें अल्फाज में वजन हो, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करके लिखते थे कि सामने वाला पढ़कर समझे कि ये किसी महापुरुष ने लिखा है। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। देखो रजा साहब के बारे में और एक बात बताई गई है कि फूल जो हैं वो उन्हें बहुत ही प्यारे थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। यानी कि अब रजा साहब ने जब इसको इनवाइट किया सुजाता को कि तुमको तो पेरिस आना ही होगा, वहीं पर तुम्हारा भविष्य है और वहीं तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इस वजह से तुमको आना होगा। तो 22 अक्टूबर 1988 को सुजाता कहाँ पहुंची? पेरिस। लंदन से पेरिस पहुंची और पेरिस के कौन से स्टेशन? गार्डिनो स्टेशन। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखो बच्चों। स्टेशन पर ट्रेन उनकी पहुंच गई। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी कि देखो अब रजा साहब इतने बड़े आदमी, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद वो सुजाता को लेने के लिए पहुंचे। ट्रेन लेट होने के बावजूद भी उसका इंतजार करते रहे और ऐसा नहीं कि स्टेशन पर मिलने के बाद अपने अपने रास्ते निकल गए। नहीं, उन सुजाता को उनके हॉस्टल तक पहुंचाकर उनके कमरे तक छोड़कर ही वो गए कि भाई ये एक मेरी जिम्मेदारी का एहसास था उनके अंदर। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। कौन? सुजाता जी जो है एक दिन बीमार होकर अपने कमरे में थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। देखो रजा साहब कितना ख्याल रखते थे उनका कि जो है दवा भी लेकर पहुंचे और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना भी लेकर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी कि अब ये भी फिक्र उनको, सुजाता का ख्याल भी रख रहे हैं और साथ ही साथ उनके घर वालों को भी फोन करके कह दिया ताकि वो भी परेशान ना हो। यानी इतनी छोटी छोटी बातों का रजा साहब जो है ख्याल रखा करते थे, इतने अच्छे आदमी थे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। यानी कि देखो जब दो बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे की अच्छाइयाँ तो समझते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक दूसरे के अंदर अगर कभी कुछ गलत बात समझ में आती है या कुछ भी गलती होती है तो उसे भी बता देते हैं, है ना, उनके अच्छे के लिए बता देते हैं। तो वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। करेक्ट। तो अब रजा साहब और सुजाता के बीच में बिल्कुल वैसी गहरी दोस्ती हो गई थी कि जब भी वो अपनी पेंटिंग बनाते, पूरी करते, तो वो मतलब खुद समझने से पहले एक दूसरे की तरफ देखते, ये देखने के लिए कि भाई अब ये सामने वाला क्या बोलेगा। अगर रजा साहब बना रहे हैं तो वो सुजाता की तरफ देखते कि भाई अब सुजाता इसके ऊपर क्या कमेंट करेगी, यानी ये पेंटिंग पूरी तरीके से सही बनी, नहीं बनी, अच्छी बनी, इसमें क्या कमियां हैं, ये उन्हें किससे पता चलेगा? सुजाता से। इस बात का यकीन था उनको। और उसी तरीके से सुजाता अगर वो कुछ पेंटिंग अपनी पूरी कर लेती तो वो रजा साहब की तरफ देखती कि मतलब रजा साहब अगर अप्रूवल दे देंगे मतलब कि वो बेस्ट है। इस तरीके से तो दोनों के बीच में एक ईमानदारी, एक दोस्ती का जो है गहरा रिश्ता हो गया था। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे, बहुत ही ईमानदारी से एक दूसरे के ऊपर जो है पॉइंट्स जो है अपने रखते थे, अपना नजरिया बताते थे बड़ी ईमानदारी से। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में 7-7 प्रदर्शनियां की पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यानी कि दोनों ही देखो अब पेंटर्स हो गए, दोनों ही कमाल के पेंटर्स हो गए और जो है दोनों ने मुंबई में, लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, यानी दोनों की प्रदर्शनियां हुई, दोनों के एग्जीबिशंस लगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि एक ही फील्ड में रहने के बाद अगर किसी को ज़्यादा
जो है मशहूर हो रहा है और दूसरे का इतना नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा मन मुटाव, एक दूसरे भले ही कितने ही गहरे दोस्त हों, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है। लेकिन रजा साहब और सुजाता के बीच में कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ, यानी कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं हुई दोनों के बीच में, क्योंकि रजा साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। देखो आगे उन्होंने बताया है कि ये इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि विवाद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रजा साहब के स्नेह यानी उनका प्यार और उनका अपनापन, यही वजह है, यही उसका कारण था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी, यानी कि वो हिंदी और उर्दू में तो माहिर थे ही, अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे, यानी कि वो जो है अंग्रेजी और फ्रेंच ये दो भाषाएं भी बहुत ही अच्छे से लिख लेते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें, उन्हें कविताएं बहुत पसंद थी। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। उन्हें जो है शायरियाँ, गज़ल और हिंदी के जो पुराने गाने हैं, फिल्मी गाने, ये सब भी वो बहुत ही ध्यान से सुनते थे, उन्हें पसंद था। एक डायरी रखते थे अपने पास, वो अपने पास एक डायरी भी रखते थे लिखने के लिए, यानी जो भी पसंद आया, जो भी उनका खास है वो उसमें लिखा करते थे। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते, उसमें जो भी उन्हें पसंद आता वो अपनी डायरी में लिख लिया करते थे। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। यानी अब ये लोग पेरिस में हैं, तो उसकी बेटी जो है सुजाता की, उसका नाम क्या था, हेलेना। हेलेना जो है हिंदी बहुत अच्छी बोलती थी, और इस वजह से जो है रजा साहब को बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत ही गर्व महसूस करते थे कि पेरिस में रहने के बावजूद जो है बच्ची इतनी खूबसूरत हिंदी बोल रही है, तो इस बात पर उन्हें गर्व होता था, प्राउड फील करते थे। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे, और उन्हें सुजाता की बेटी हेलेना के साथ शुद्ध हिंदी में बात करना भी बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा शुद्ध हिंदी में उससे बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। यानी खाना तो उनको बहुत ही पसंद था, हर तरीके का खाना खा लेते थे, लेकिन दाल है ना, भारतीयों वाली निशानी, दाल, चावल, रोटी और आलू की सब्जी अगर उन्हें मिल जाए तो बस इसमें जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। सुजाता क्या करती थी कि हफ्ते में एक बार जो है अपनी भारतीय शाकाहारी यानी कि इंडियन वेजिटेरियन डिश जो है बनाकर उनके और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भेज दिया करती थी। रजा साहब ने कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। यानी कि जब वो उनके फ्रांसीसी दोस्तों को ये बताने के लिए गई कि अब रजा साहब नहीं रहे, तो वापस से उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ यानी जो भी उनकी पेंटिंग्स थी वो सब देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, कि आप जो है आप ही मेरे एंजल गार्जियन हैं। मैं तो मुस्कुरा देती है तो मुस्कुरा देते। जब भी वो ये कहती सुजाता उनसे तो वो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है। वो कहते कि अब जो है हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। यानी कि अब क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे और जो है इस वजह से अब उनका काम उतना नहीं होता था, इस वजह से जो है वो सुजाता से कहते थे कि अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो और मैं नहीं। समझ में आया इतना बच्चों? तो इस तरीके से यहाँ पर ये रजा साहब के बारे में बहुत से उनके गुण जो है हमको यहाँ पर पता चलते हैं, और रजा साहब की जो हस्ती है वो किस तरीके का व्यक्तित्व था उनका, किस तरीके की आदतें थी, ये सब जो है हमें ये लेसन से पता चलता है एक कलाकार के बारे में। ठीक है, तो अब इस लेसन के आगे जो है बच्चों यहाँ पे शब्द वाटिका है।
ये आप लोग लिख लेंगे। शब्दों के जो है अर्थ मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को। अब दिया गया है संजाल पूर्ण करो। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या हैं? स्वभावगत विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं पढ़े हमने कि उनके लिए एक तो छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और दूसरा ये कि वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। तीसरा ये कि पेंटिंग बिकने के बाद भी वो स्वयं पैकिंग किया करते थे, किसी और को हाथ नहीं लगाने देते थे। और चौथा ये कि किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने और धैर्य से वो पैकिंग करते थे। यानी कि ये चार बातें हमको उनका जो स्वभाव है, जो उनका नेचर है, वो बताता है, उसका गुण बताता है कि किस तरीके से उनका जो स्वभाव था उसमें क्या गुण थे, वो बताता है। कि एक तो वो कि वो छोटी से छोटी बात को भी महत्वपूर्ण उनके लिए हुआ करती थी, हर छोटी से छोटी बात। दूसरा ये कि वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। और तीसरा ये कि पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। और चौथा ये कि किसी की भी मदद लिए बिना वे बड़े करीने से और धैर्य से पैकिंग किया करते थे। दूसरा है बच्चों कृति पूर्ण करो। दोनों ने मिलकर चित्रों के प्रदर्शनियां यहाँ की थी। कहाँ की थी चित्रों की प्रदर्शनियां? यस, मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, ये चारों नाम पैसेज में है। मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। ठीक है। फिर अब इसके बाद तीसरा दिया गया सूची तैयार करो। पाठ में आए विविध देशों के नाम लिखिए। कौन कौन से देश के नाम आए हैं पाठ में? पेरिस आया है, मुंबई आया है, और बताओ, पाठ में आए देशों के नाम लिखिए। पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, और पाठ में भारत भी तो आया है। ठीक है, भारत भी लिख सकते हो। अगर पूरा लेसन है तो लेसन के बीच से तो भारत भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुमको सिर्फ पैसेज दिया गया जो ऊपर वाला था, जिसमें ये चार देशों के नाम है, पेरिस, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, ये इसी का नाम लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा दिया गया है पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं। कौन सी भाषाएं यूज की गई हैं? कौन सी भाषाओं के बारे में बताया गया है पाठ में? कौन सी भाषाएं आई हैं? पाठ में उल्लिखित भाषाएं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। ठीक है, ये चार नाम लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच। यहाँ ये पूरा हो गया। फिर दिया हुआ है कृति पूर्ण करो। खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकती थी। अरे भाई ये तो अभी बहुत ही सिंपल है, बगैर देखे भी बता सकते हो। एक तो दाल, दूसरा चावल, तीसरा रोटी, और चौथा आलू की सब्जी। ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या दिया गया है? पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। उद्देश्य और विधेय सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये काम आप लोग खुद करेंगे। कोई भी 5 वाक्य लिख लो। ठीक है, और सारे क्वेश्चन लेसन की अच्छे से रीडिंग करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और याद करेंगे और लिखेंगे भी कॉपी में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय।